नमस्कार दोस्तों, चलिए ना अब हम लोग लेक्चर 2 है हमारा ये, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग अब इसमें ये शुरू करने जा रहे हैं कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, ठीक है ना। अब देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके हैं, लेकिन हम याद रखिएगा अभी हमको ये पता नहीं चला है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाए, कैसे। बस हमको ये पता चला एटम में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जो तो जाता है, एकदम सही बात है। तो सबके दिमाग में एक बात ये थी कि प्रोटॉन सॉरी जो एटम होता है, क्या होता है, जो एटम होता है वो उदासीन होता है, ठीक है ना। उदासीन होने की वजह से जब निगेटिव चार्ज का हमें पता चला तो हमको ये फिक्स है कि इसमें कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होगा जो हमें पता अभी नहीं चला है। उसी का फायदा गोल्डस्टीन ने उठाया और उन्होंने ये चेक करना शुरू किया कि इसमें सच में पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, कि परमाणु सिर्फ निगेटिव ही है। इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो जो विलियम क्रुक्स ने ना जो कैथोड ट्यूब बनाई थी, कांच की ग्लास ट्यूब बनाई थी, या कैथोड ट्यूब इसे कहा जाता है। तो कैथोड ट्यूब जो बनाई थी ना, उसमें उन्होंने एक काम उल्टा कर दिया। उल्टा ये कर दिया, पहली बात, जो कैथोड था ना, इसका नाम क्या है, कैथोड है। कैथोड को क्या कर दिया, छिद्र युक्त कर दिया। क्या कर दिया, छिद्र युक्त कर दिया। कैथोड को क्या कर दिया, छिद्र युक्त कर दिया। और कैथोड को छिद्र युक्त करने से इसका फायदा देखिए कितना हुआ। देखिए, इन्होंने सब चीजें वही बनाई और इन्होंने लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे अप्लाई किया, ठीक है ना। लो प्रेशर था, हाई वोल्टेज इसमें अप्लाई किया। तो उन्होंने देखा कि एनोड से क्या है, एनोड है, क्या है, एनोड है। एनोड से कुछ किरणें क्या थी, कैथोड की तरफ जा रही थी और वो जा करके ये जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमक भी उत्पन्न कर रही थी, ठीक है ना। तो जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब चमक उत्पन्न की तो इनको लगा कि भैया कुछ तो निकल रहा है जो जिसका निरीक्षण या परीक्षण करना क्या है, बहुत जरूरी है ना। एनोड से किधर निकल रही थी, कैथोड की तरफ दोस्त निकल रही थी। अब एनोड से कैथोड की तरफ अगर लगातार निकल रही है तो कैथोड जैसे ही लक्षण होंगे इसके, है कि नहीं, बस उसी के उल्टे निकल रहे हैं। तो देखिए, अब हम इनके लक्षण पढ़ने जा रहे हैं। उनका दिमाग कैसे काम किया था, ये काम किया था कि अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव भी होगा। उसी को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और अपना सफल हुए, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट देखिए क्या हो सकता है, एनोड से कैथोड की तरफ कुछ किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, एनोड से किधर, एनोड से किधर, कैथोड की तरफ। एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं, ठीक है ना। अब जो निकलती है उनके क्या लक्षण है, अब हम लोग पहला, एनोड से कैथोड की तरफ कुछ किरणें निकलती है, क्या थी, जो सीधी रेखा में चलती है। क्या, जो सीधी रेखा में चलती, किधर, सीधी रेखा में चलती है, रेखा में चलती है, किधर चलती है, सीधी रेखा में चलती है, किधर चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, एक किधर से किधर आ रही थी, ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही थी, किधर आ रही, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही थी ना। अब तीसरा पॉइंट है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रही थी और ये पॉजिटिव से निकलने की वजह से बोल सकते हैं एनोड से निकलने की वजह से, एनोड से निकलने के कारण इसे एनोड किरणें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोड किरणें भी कहा जाता है, एनोड किरणें भी कहा, एनोड किरणें भी कहा जाता है। किसको,
इसी एनोड से निकलने के कारण इसे क्या कहा जाता है, एनोड किरणें कहा जाता है। अगला पॉइंट अब आप लिख सकते हैं, जो एनोड किरणें थी, एनोड किरणें सीधी रेखा में चल रही थी। कैसे चल रही थी, सीधी रेखा में चल रही थी। एनोड किरणें सीधी रेखा में चल रही थी। एनोड किरणें कैसे चल रही थी, सीधी रेखा में चल रही थी। अगला पॉइंट, ए धातु की पतली चादर को, धातु की पतली चादर को क्या कर जाती थी, पार कर जाती थी। धातु की पतली चादर को क्या कर जाती थी, पार कर जाती। ये धातु की पतली चादर को पार कर जाती थी। अगला पॉइंट, ये क्या करती थी, जिंक सल्फाइड के लेप पर क्या उत्पन्न करती थी, चमक उत्पन्न करती थी। क्या उत्पन्न करती थी, चमक उत्पन्न करती थी। जिंक सल्फाइड के लेप पर क्या उत्पन्न करती थी, चमक उत्पन्न करती थी, है ना। अगला पॉइंट क्या रहेगा, है ना, जब इन्हें प्रकाश विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, तो ए ऋणावेशित प्लेट की ओर झुकती हैं। किधर झुकती हैं, ऋणावेशित प्लेट की ओर झुकती हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये धनावेशित किरणें हैं। ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। एक इसके करेक्टर थे एनोड किरणें के। ठीक है ना। अब देखिए धनावेशित कणों से मिलकर बनने के कारण इनका नाम क्या रखा गया, इन्हीं कणों को ही क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। है कि नहीं, सही बोलो, यस या नो, बोलो जल्दी। प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्रोटॉन का हम लोग सिंबल पढ़ लिया जाए। ठीक है ना। तो प्रोटॉन को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रोटॉन को हम ना P+ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। या आप इस पे कितना चार्ज होता है, 1+ चार्ज होगा ना, 1+ चार्ज होगा। ठीक है ना। और इसका आवेश कितना होगा, आवेश इसका होगा, लिख लीजिएगा, कूलम होगा। ठीक है ना। और इसका द्रव्यमान जो होता है ना, होता है 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम। 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक है ना। ये देखिए प्रोटॉन के लक्षण थे, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं उस सबसे खतरनाक बात है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए ये जो प्रोटॉन उत्पन्न कर रहे हो बाबू, ये प्रोटॉन कहाँ से उत्पन्न कर रहे हो बताओ, तो देखिए प्रोटॉन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस लेक्चर की। ठीक है ना। आपको शायद कोई बताया ना हो, फिर बताए होंगे, अगर पढ़ा रहे होंगे तो बताए जरूर होंगे, लेकिन कुछ लोग बताते ना है, क्योंकि बताना ही रहता है ना। अब देखिए क्या है कि क्या हो सकता है, देखिए हुआ क्या,
अब हम इसको मिटा, अब इसका हमको काम नहीं तो हम ये सब हटा दें, है ना। देखिए इसमें क्या भरी है, H2 गैस से भरी है, क्या भरी है, H2 गैस भरी है ना। अब इसमें हाई वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, जब हाई वोल्टेज प्रवाहित होता है तो बांड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे कि नहीं, सही बताओ, है कि ना, टूट जाएंगे ना, सही है ना, बांड टूट जाएंगे। बांड टूटने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब बांड टूटेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके टकराएंगे और H+ क्या हो जाएगा, इसी का नाम क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसका मतलब जो गैसें हैं वो हाई विभव उत्पन्न होने की वजह से, क्या हाई विभव उत्पन्न होने की वजह से अपने गैसों में क्या होती है, अपने आयनों में क्या होती है, आयनित हो जाती हैं। इसी आयनित होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और यही क्या बन जाता है, प्रोटॉन बन जाता है। H+ एक इलेक्ट्रॉन, यही क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है ना, ये प्रोटॉन बोला जाता है। और इसमें कुछ फिलहाल बचा नहीं है, लेकिन एक चीज और, जो E/m मान होता है, E/m मान इलेक्ट्रॉन का किसी पर निर्भर नहीं करता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, क्या करता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। जबकि E/m मान प्रोटॉन का गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है ना। एक क्या खत्म हुआ अपन लोग का, प्रोटॉन खत्म हुआ, है ना। अब हम लोग आपको अब न्यूट्रॉन कल बताएंगे, ठीक है ना, अब न्यूट्रॉन कल पढ़ा जाएगा हम लोग। फिलहाल इसको देखिए और आप बताइए कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कल मिलेंगे फिर, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू किया जाए। लाइट चली गई ना, देखो लिखे हैं, फिर लाइट चली गई थी, अब हम लोग फिर देखा जाए, है ना। देखिए न्यूट्रॉन, हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज को कर चुके हैं, ठीक है ना, कौन कौन किया था ये भी बता दिया आपको। तो अब हम लोग देखा जाए न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था ना। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ था, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। पता चला कि ये बहुत बाद में खोज हुआ, क्योंकि क्या हुआ था ना, जो न्यूट्रॉन था ये उदासीन था, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज होने से पता चला जब परमाणु उदासीन हो गया तो क्या जरूरत है और एटम पाया, मतलब और पार्टिकल उसमें कैसे पाया जाएगा। इसी वजह से बहुत लेट इसकी खोज हुई। तो जेम्स चैडविक ने काम क्या किया, बेरिलियम की एक पतली सी चादर ली, उस पे अल्फा किरणों की क्या करा दी, बमबारी करा दी। अल्फा किरणों की बमबारी कराने से देखा कि जब एक न्यूक्लियाई दूसरे न्यूक्लियाई में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब एक परमाणु जब दूसरे परमाणु में चेंज हो रहा है तो उसमें से कुछ पार्टिकल निकल रहा है, जिसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन रखा। न्यूट्रॉन इसलिए नाम रखा गया, न्यूट्रॉन इसलिए रखा गया क्योंकि इस पर कोई आवेश, क्योंकि इस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं था, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। और इसका द्रव्यमान क्या होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है ना दोस्त। अब देखो 1 किलोग्राम बराबर आप लिख सकते हो ना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है, 1/1000 किलोग्राम, है ना। तो अगर आप इसको ग्राम में चेंज करना चाहें, ठीक है ना, तो 1000 ग्राम लिख दीजिए, फिर ग्राम में अगर चेंज करना उसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है ना।
ये न्यूट्रॉन था दोस्त। अब हम लोग पढ़ेंगे ना न्यूट्रॉन, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे। तो अब देखिए ये लिख लीजिएगा, और कुछ इसमें था नहीं, ठीक है ना। और चीजें क्या हैं देखिए, हम परमाणु क्रमांक होता क्या है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक को जे मोजले ने सबसे पहले उसके एक्स किरण एक्सपेरिमेंट करके इस फार्मूले से उसकी फ्रीक्वेंसी पता की, और क्या Z-AB होता है, ठीक है ना। इसी फार्मूले से क्या निकाल गया, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ए और बी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट तो दोस्त में जो मशीनें होती हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा ही परमाणु क्रमांक निकाला गया था, ठीक है ना। तो ये जो थी क्या थी, आवृत्ति थी, क्या थी, आवृत्ति थी। इस आवृत्ति को पाए जाने की जब उस किसी जितनी आवृत्ति का हम मान लीजिए ए मार्कर है, ठीक है ना। इस पे हम किसी आवृत्ति का क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं। इस किसी भी लाइट की आवृत्ति जब इस पे पड़ेगी तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे कि नहीं, होंगे ना। तो उसी बेस पे इन्होंने किया था। अब इनको आवृत्ति पता चल गया, ए और बी क्या पता चला, मशीनों के हिसाब से पता चल गया। ए बी का मतलब जो मशीनें थी ना, उनका जो रेडियस था, कुछ भी रहा होगा, ठीक है ना, वो चीजें थी। और हमको जो ए और बी तो कांस्टेंट था, वो तो हमको पता था, ठीक है ना। अब हम एटॉमिक नंबर उसका निकाल लेंगे, किसके बेस पे, फ्रीक्वेंसी बेस पे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या किया जाए, परमाणु क्रमांक पढ़ा जाए। क्या पहले क्या पढ़ा जाए, परमाणु क्रमांक पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाएगा, परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। और इसमें क्या रहता है, एटॉमिक नंबर, क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, ठीक। देखिए वो एटॉमिक नंबर हम किसे कहेंगे, ठीक है ना। देखिए एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन क्या होगा, परमाणु में पाए जाने वाले, परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक, क्रमांक कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक कहलाती है। अगला, एक कभी बदलती नहीं है, ये कभी बदलती नहीं है, मतलब परमाणु क्रमांक कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब प्रोटॉन भी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसे Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ऊपर से हम क्या फार्मूला बना सकते हैं, परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है ना। तो Z बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। Z बराबर हम क्या लिख लेंगे, P लिख देंगे। 1 मिनट तो माइक करे यार, माइक तो। देखिए परमाणु द्रव्यमान हम लोग क्या जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान, क्या पढ़ेंगे, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान, ठीक। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, एटॉमिक मास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है ना। परमाणु, अब इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिख दें, जो होगा ना, परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहेंगे, परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे
कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या हो जाता है। ठीक है ना, एक प्रोटॉन की संख्या हो जाता है और न्यूट्रॉन की संख्या हो जाता है। अब देखिए हम लोग परमाणु को प्रदर्शित करना देख लेते हैं। परमाणु को, तत्व को प्रदर्शित करना ना, तत्व को प्रदर्शित करना, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए हम आपको ये एक्स एटम लिख देना। अगर आपको ये आर दिया है, क्या दिया है, यस दिया है, ठीक है ना, या आर दिया है, यस दिया है, तो जो यस होता है किसको दिखाता है, परमाणु द्रव्यमान को दिखाता है। ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान को दिखाता है। एक किसको दिखाता है, परमाणु क्रमांक को बताता है। ठीक है ना, यही ये भी हो जाएगा, है ना, ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा। ठीक है ना। अब आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग ना आगे चला जाए। ठीक है ना, अब हम लोग इसके आगे देखा परमाणु द्रव्यमान हो गया, हम लोग क्वेश्चन किया जाए। ठीक है ना, आइए। ठीक, देखिए हम ए लिखे जेड बराबर पी और ए बराबर पी प्लस एन लिखे हैं। ठीक है ना, अगर हम लिख दें सोडियम लिख दें और एक मैग्नीशियम लिख दें, ठीक है ना, और सोडियम पे एक प्लस लिख दें, मैग्नीशियम पे क्या लिख दें, +2 लिख दें, और नाइट्रोजन पे -3 लिख दें, ऑक्सीजन पे -2 लिख दें, है ना। अब देखिए इतना क्वेश्चन कर लिया जाएगा, हो जाएगा दोस्त। अब कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है क्या है, सेकंड पॉइंट, उदासीन अवस्था में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। उदासीन अवस्था में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन ऋणायन या धनायन यदि है, ठीक है ना, ऋणायन या धनायन है तो प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बदल जाएगा। अब आइए हम लोग इसका क्या जानते हैं, 11 और 23 जानते हैं ना, तो P बराबर क्या जानते हैं, प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, तो 11 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब Z भी क्या है, 11 तो है ही। अब हम लोग क्या निकाला जाए, एटॉमिक नंबर निकाला जाए। ठीक है ना, P प्लस N निकाला जाए, है ना। एटॉमिक नंबर हमको कितना पता है, एटॉमिक नंबर हमको ये पता है 23 पता है, ठीक है ना, 23 पता है। तो ये बराबर हम क्या लिखते हैं, P प्लस N लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितना है, 23 है, इक्वल टू प्रोटॉन कितना 11 है, प्लस क्या है, N है, तो 23 जो है -11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N हो जाएगा ना। अब इसमें घटाएंगे कितना बचेगा आपका, ये समझ रहा है ना। अब देखिए ये कितना बचेगा, 2 बचेगा और 1 बचेगा, है ना। न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है ना। अब अगर उसको ना समझ पाए, इस पे देखिए, इसका कितना होता है, 12 होता है और कितना होता है, 24 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 12 है। ठीक है ना, और जेड भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान है, 24 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या दिया गया है, अगर हम पूछे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू P प्लस N लिख लीजिए, है ना। ए कितना है, 24 दिया गया है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 12 है, प्लस क्या है, N है। ठीक है ना, तो 24 माइनस 12 इक्वल टू क्या है, N हो जाएगी, कितना बचेगा, 12 बचेगा। किसके इक्वल टू, N इक्वल टू बचेगा, है कि नहीं, है ना। अब हम लोग इस सोडियम के लिए निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जेड, इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, बदलेगा नहीं, 11 रहेगा। प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, उदासीन अवस्था में या धनायन प्रोटॉन की संख्या बदलेगी नहीं, इसका मतलब क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन, जितना इस पे धनायन रहेगा, जितना धनायन रहेगा, ठीक है ना। यदि एटॉमिक नंबर 11 है, अब उस पे हम 1 प्लस लिख दें, तो उसका निकालने के लिए एक, मान लीजिए उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 11 है तो 11 -1 के, प्लस है तो 1 माइनस कर देंगे, और अगर माइनस है तो उतना क्या है, हम कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक ना, तो बताइए इसका कितना, 11 आया है तो प्लस है ना। अगर प्लस है तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 1 निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है ना, अब हम A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P प्लस N लिख सकते हैं। A कितना, इसका 23 होता है ना, 23, इसका 11 है, तो 23 इक्वल टू P प्लस क्या हो जाएगा, 11 प्लस N हो जाएगा।
अब फिर वही 23 माइनस 11 इक्वल टू क्या n हो जाएगा ना, वही क्या बचेगा 12 बचेगा, किसके इक्वल टू n इक्वल टू बचेगा कि नहीं बचेगा ना। अब ध्यान दीजिए एटॉमिक नंबर चेंज होता रहेगा, प्रोटॉन बदलेंगे न्यूट्रॉन बदलते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा चेंज होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या है इलेक्ट्रॉन प्लस आया है, किसी एटम पे प्लस है, तो प्रोटॉन की संख्या में से उतना प्लस अगर निकाल देंगे, मान 1 प्लस है तो 1 माइनस कर दीजिए, 1 प्लस है तो 1 माइनस कर दीजिए, उसके बाद कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी, ठीक है ना। और अगर 2 प्लस है तो उस प्रोटॉन में से 2 माइनस करिए, क्या बचेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बचेगी। लेकिन अब क्या हो जाएगा P बराबर कितना होगा, P बराबर हो जाएगा कितना, ये 12 होता है और क्या होता है 24 होता है ना, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और Z बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना, और सॉरी ये भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, A बराबर कितना हो जाएगा 24 दिया गया है, तो आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे कि नहीं, हमको लग रहा है आप निकाल लेंगे, ठीक है ना, आपको ये 12 पता है, ठीक है ना, वैसे ही कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए इसमें क्या करना है, प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू कितनी होती है, नाइट्रोजन के 7 होता है और 14 होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन के 7 और 14 होगा ना, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालिए, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना प्लस उतना माइनस कर दीजिए, 12 है और 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी 7 है ना, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 7 प्लस 3, ठीक है ना, कितना 10 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ना निकाल पाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू कितना 12 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर जितना प्लस है उतना माइनस करना, जितना माइनस उतना प्लस करना है, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे P प्लस n लिख देंगे, इससे n निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे किसमें है इसका 8 होता है और क्या होता है 16 होता है, P बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, और E बराबर क्या हो जाएगा कितना है 7 प्लस सॉरी ये 8 हो जाएगा ना, 8 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, ए बराबर P प्लस n निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। ये आया कि नहीं आया ना। अब देखिए ये क्या था परमाणु क्रमांक था, परमाणु द्रव्यमान था और प्रोटॉन की खोज थी, ठीक है ना। अब हम लोग इसके आगे चला जा रहा है, समस्थानिक संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक पढ़ने के बाद एक खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद अगले वीडियो में, ठीक। तो अब देखिए समस्थानिक क्या होंगे, संभारिक क्या होंगे, ठीक है ना। देखिए समस्थानिक, समस्थानिक क्या है समस्थानिक आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक है ना। देखिए समस्थानिक किसे कहेंगे, जिनका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार क्या हो भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो परमाणु भार भिन्न हो तो उसे समस्थानिक कहते, क्या कहेंगे समस्थानिक कहते हैं, क्या कहते हैं समस्थानिक कहते हैं, ठीक है ना, समस्थानिक कहते हैं ना। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, कार्बन 12, देखिए 6 6 6 12 13 14 1 1 1 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए इनकी क्या है परमाणु क्रमांक क्या है समान है और परमाणु भार क्या है भिन्न है। क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है ना, 17 35 होता है, क्लोरीन क्या होता है 17 क्या होता है 37 होता है, ठीक है ना। तो ये समस्थानिक हो गए और इसके क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ा जाएगा संभारिक, यहीं पे देख लिया जाए है ना, संभारिक संभारिक, ठीक है ना। अब देखिए परमाणु क्रमांक समान है ना, तो समस्थानिक के एक लक्षण होते हैं इनके भौतिक रासायनिक गुण क्या होते हैं
रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, ठीक है ना। लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? ये क्या होंगे? देखिए परमाणु द्रव्यमान भार भिन्न है ना, तो क्या होता है? परमाणु भार भिन्न होते हैं। लेकिन ठीक है ना, बस एक ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है ना। रासायनिक गुण देखिए केमिकल, भौतिक गुण जो होता है अलग। जैसे द्रव्यमान बदलेगा दोस्त, तो उसका क्या होगा? वो बदलेगा परमाणु भार के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? सिर्फ निर्भर करते हैं किस पे? परमाणु क्रमांक पे, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा? जिनका परमाणु क्रमांक जिसका परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न होगा। परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न होगा। लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होगा। परमाणु द्रव्यमान समान होगा। परमाणु द्रव्यमान समान होगा, उसे हम क्या कहेंगे? संभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? संभारिक कहते हैं, ठीक है ना। इसका क्या होता है? आइसोबार्स होता है, आइसोबार्स, ठीक है ना। जैसे आर्गन है और क्या है? कैल्शियम है, ठीक है ना। 18 है, इसका 20 है, लेकिन क्या है? 40 है, और इसका भी क्या होता है? 40 होता है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल हो गए। और एक होता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। सम आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। आइसोन्यूट्रॉनिक, ठीक। अब आइसोन्यूट्रॉनिक क्या हो जाएंगे? आइसोन्यूट्रॉनिक उसे कहेंगे ना, आइसोन्यूट्रॉनिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान होगी। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी उसे हम क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बन का 6 14, नाइट्रोजन का 7 16 ले लीजिए, और इसका ऑक्सीजन का 8 से 14, 8 8 7 6 कितना हो जाएगा? 15 लिखे, 8 7 15 हो जाएगा ना। इस समस्थानिक लिखे जा रहे हैं 8 16, ठीक है ना। कितने बचेंगे? 14 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 14 माइनस 6 8 बचेगा, और 15 माइनस 7 8 7 बचेगा ना, 8 बच जाएगा, ठीक है ना। और 16 माइनस 8 जाएगा, कितना बचेगा? बोले तो 8 बच जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? समान है ना, इसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, ठीक है ना। और इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न है ना। तो अब हम इसके आगे आपको अगले वीडियो में ना क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए ठीक है, तो बंद किया जाए ना, अब अगले वीडियो में हम लोग देखा जाएगा, ठीक है ना।